A very warm welcome to Study IQ. Good morning, dear friends. आज का कोट है बी नॉट द स्लेव ऑफ योर पास्ट. अगर आप आज तक आप फर्स्ट रैंकर नहीं रहे हैं, आज तक आपका वेट ज़्यादा रहा है या कम रहा है, आप आज तक रिलेशनशिप में रहे हैं नहीं रहे हैं, वॉट एवर इट इज़, राइट, जो भी चीज़ें आपको मेंटल लेवल पर ब्लॉक कर रही है. कई लोग ऐसा कहते हैं कि मैं कभी किताब नहीं पढ़ पाता, मैं 3-4 पेजेस पढ़ता हूँ, मुझे नींद आ जाती है. ये चीज़ आपने मान ली है, आपने अपनी आइडेंटिटी के साथ जोड़ ली है क्योंकि आपके पास्ट के एक्सपीरियंसेस उस प्रकार से हैं. बट आप जब चाहें तब आपके पास्ट को जो है उसको एक अलमारी में बंद कर सकते हैं, आज के दिन में मेहनत कर सकते हैं और आने वाले कल को रोशन कर सकते हैं. थिंक अबाउट इट. आज हमारे टेबल के ऊपर 5 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं. डियर फ्रेंड्स, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्टडी IQ लेकर आया है एक कंप्लीट ऑनलाइन स्मार्ट कोर्स. सारी डिटेल्स आपको हमारे मोबाइल ऐप के ऊपर से मिल जाएगी, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप आज ही हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड करें. यू कैन ऑल्सो विजिट studiiq.com. आज के लेक्चर की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं, चेक आउट माई टेलीग्राम चैनल. यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक एज वेल. आज की पहली खबर यह है कि CBSE की जो 12th बोर्ड एग्जामिनेशन थी उसको कैंसिल किया गया है. प्राइम मिनिस्टर साहब ने यह कहा कि यह डिसीजन जो है वो बच्चों के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए लिया गया है. हमारे देश में एक्टिव केसेस का लोड जो है वो काफ़ी कम हुआ है और रिकवरी रेट जो है ये 92.09% तक पहुंच गया है, विच इज़ अ गुड थिंग. कोरोना वैक्सीन या फिर कोविड वैक्सीन डोजेस की बात करें तो 21.60 करोड़ तक हम पहुंच गए हैं. फिर DG जो है, डायरेक्टर जनरल ऑफ ICMR, उन्होंने ये कहा है कि दिसंबर 2021 तक पूरे देश को वैक्सीनेट हम कर लेंगे, पूरे भारत को वैक्सीनेट कर लेंगे. तो लेट्स होप कि ये टारगेट हम अचीव कर सके. फिर आपकी स्क्रीन के ऊपर ये जो एक आप दवाई देख रहे हैं, राइट, ये DRDO ने डेवलप की है. इसका नाम है 2DG. अब ये 2DG जो है ये कोरोना वायरस के लिए है और इसको लेकर कुछ डायरेक्शंस जो हैं वो DRDO ने इश्यू की है. अभी बच्चों के ऊपर ट्राई नहीं कर सकते. फिर प्रेग्नेंट महिलाओं को, लैक्टेटिंग मदर को ये नहीं देनी है. फिर जिनको बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ हैं उनके लिए ये 2DG जो है वो अच्छी मेडिसिन नहीं है. ये सारी चीज़ें, ऐसी कुछ बातें जो हैं वो इस डायरेक्शंस में दी गई हैं. ब्रिक्स के 5 देश, राइट, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इनकी मीटिंग हुई. कल हमने इसके बारे में बात की थी कि S जयशंकर साहब इस मीटिंग के हेड थे. और ख़बर यह है कि कलेक्टिव एंडेवर ऑफ ब्रिक्स इज़ टू एंश्योर दैट ग्लोबल डिसीजन मेकिंग रिफ्लेक्ट्स कंटेम्प्ररी रियलिटीज़. जो ग्लोबल डिसीजन मेकिंग है वो आज की जो रियलिटीज़ हैं उसको रिफ्लेक्ट करना चाहिए, वहाँ पर हमें वो चीज़ दिखनी चाहिए. और ग्लोबल डिसीजंस जो हैं वो कंसेंसस से लिए जा सकते हैं. आप बड़े छोटे सभी देशों को आपको ऑन बोर्ड लाकर कंसेंसस से डिसीजन लेने चाहिए. ये बात भी हुई है. और इसके साथ साथ कोविड के बारे में भी डिस्कशन जो है वो ब्रिक्स ने मिलकर की है. महेश जेठमलानी और स्वपन दास गुप्ता को राज्यसभा के राज्यसभा के मेंबर के तौर पर नॉमिनेट किया गया है बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. रेलवेज ने हाईएस्ट एवर फ्रेट को कैरी किया. मई महीने की बात करें तो 114.8 मेट्रिक टन इतना फ्रेट जो है एक महीने में रेलवे को मिला. दैट मीन्स, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बिजनेस जो है वो काफ़ी अच्छा हो रहा है. रेलवे का तो हो रहा है, लेकिन ओवरऑल लोग जो हैं वो यहाँ से वहाँ सामान जो है वो सेंड कर रहे हैं. फिर वाइस एडमिरल रवनीत सिंह जो हैं वो डेप्यूटी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ का चार्ज जो है वो संभालेंगे. और ये जो रोहिंग्या रेफ्यूजीज़ जो बांग्लादेश में है, म्यांमार से वो बांग्लादेश में गए थे, तो अब बांग्लादेश ने उनको रीलोकेट किया है. एक आइलैंड है भाषण 4. ये भाषण 4 आइलैंड जो हैं
वो यहाँ पर है, एज यू कैन सी राइट। तो ये है चित्तगोंग या फिर चित्तग्राम इसको कहते हैं। तो चित्तगोंग से थोड़ा आप यहाँ पर देखेंगे तो यू विल फाइंड दिस टाइनी आइलैंड। अब इसकी एक ख़ास बात ये है कि ये आइलैंड अनइनहेबिटेड है, यानी कि यहाँ पर कोई नहीं रहता है। दूसरी चीज़ कि अभी कुछ 2 दशक पहले ही ये नेचुरली आइलैंड जो हैं ये बने हैं। तो इकोलॉजिकली काफ़ी फ्रेजाइल एरिया है और यहाँ पर फ्लड्स हो सकते हैं, इरोजन हो सकता है, साइक्लोन्स आ सकते हैं। और रोहिंग्यास को इन जगहों पर ट्रांसफ़र किया गया है। वैसे बांग्लादेश सरकार का कहना यह है कि वहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ क्रिएट की गई हैं। और न्यूज़ में ये इसलिए है क्योंकि यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट के जो लोग हैं वो यहाँ पर गए थे। और ये जो रोहिंग्यास हैं तो उन्होंने पत्थरबाजी की, उन्होंने एक प्रोटेस्ट किया। ऑफ कोर्स उनकी सिचुएशन काफ़ी ख़राब है वहाँ पर, तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया, उनकी नाराज़गी जो है वो व्यक्त की। तो इसके ऊपर दैट्स द रीज़न व्हाई वी फाइंड दिस आइटम एज अ पार्ट ऑफ करंट अफेयर्स। फिर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज इंश्योरेंस स्कीम जो है, जो हेल्थ वर्कर्स के लिए लास्ट ईयर लॉन्च की गई थी, कि कोविड के खिलाफ लड़ते हुए अगर किसी हेल्थ वर्कर की जान चली जाती है तो उनको 50 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन मिलेगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस चीज़ को एक्सटेंड किया है, राइट, एक और साल तक इसको एक्सटेंड किया है। और ये डिसीजन लिया है कि ये जो इंश्योरेंस कंपनी है वो क्लेम जो है वो अप्रूव और सेटल कर दे 48, यानी कि 2 दिनों के अंदर ये पैसे जो हैं वो उनके परिवारजनों के पास पहुंच जाने चाहिए। चाइना के एक ब्लॉगर हैं, उन्होंने ये गलवान वैली में जो क्लैश हुए थे तो उसके बारे में बताया था कि चाइना को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया था बेसिकली, चाइना के सोल्जर्स को, वहाँ की सिस्टम को। तो फिर उनको सज़ा दी गई है वहाँ की कोर्ट के द्वारा। और एशली बार्टी हैं तो वो फ्रेंच ओपन में नेक्स्ट राउंड में पहुँच गए हैं। अब डियर फ्रेंड्स बात करते हैं ओपिनियन एडिटोरियल्स के बारे में। आज का पहला ये जो आर्टिकल है, द स्टेट ऑफ ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल है। इस आर्टिकल को लिखा है के.एम. चंद्रशेखर साहब ने। अब के.एम. चंद्रशेखर साहब कौन हैं? तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कैबिनेट सेक्रेटरी रह चुके हैं। तो यू कैन इमेजिन कि एक ऐसे ऑफिसर, एक ऐसे आईएएस ऑफिसर जो हाईएस्ट पोस्ट तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कैबिनेट सेक्रेटरी रह चुके हैं, तो वन ऑफ द हाईएस्ट पोस्ट तक उन्होंने काम किया है। और ये आर्टिकल जो उन्होंने लिखा है, इट इज़ अबाउट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्सेस वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट। ये सिचुएशन जो हम कल भी इसको डिस्कस कर रहे थे, इज़न्ट इट? तो ये खुद के बारे में एक उन्होंने एग्जांपल दिया है इस आर्टिकल के स्टार्टिंग में। वो कहते हैं कि वो आई थिंक केरला के लिए, केरला सरकार में काम करते थे और केरला गवर्नमेंट के ऑफिसर थे। और फिर उनको सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए पोस्ट डेप्यूट करने की बात हुई थी और वो नहीं चाहते थे कि वो एक और साल तक सेंट्रल डेप्यूटेशन में जाए, क्योंकि उनके बच्चों की पढ़ाई चल रही थी, ये सारी चीज़ें। एंड आफ्टर दैट 1 साल के बाद जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट मीन्स सेंटर उनका डेप्यूटेशन होता है, राइट, और वो दिल्ली फिर काम करने के लिए उनको शिफ्ट किया जाता है। एंड उसके बाद वो रिटायर हुए, तब तक वो दिल्ली ही रहे। तो उस टाइम पर जो उनका जो अनुभव था उसके बारे में उन्होंने कहा है कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग जो है, उन्होंने एक लिस्ट दिया था चीफ सेक्रेटरी को और कहा था कि कुछ ऑफिसर्स जो हैं वो चाहते हैं कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि कुछ ऑफिसर्स को सेंट्रल डेप्यूटेशन मिले। और उस टाइम पर उन्होंने मना कर दिया कि भाई मुझे नहीं जाना है। अभी जो मैंने अभी एग्जांपल दिया कि उनके बच्चों की पढ़ाई एक्सेट्रा, तो वो 1 साल तक और स्टेट गवर्नमेंट के लिए काम करते रहे। उसके बाद जब उनका सेंट्रल डेप्यूटेशन हुआ, तब जो केरला की सरकार है वो चाहती थी कि वापस उनको भेजा जाए, के.एम. चंद्रशेखर साहब को वापस, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो उनको वापस स्टेट के हवाले सौंप दे। तो उस टाइम पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने मना किया और डिस्कशन हुई दोनों के बीच में, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। और फाइनली प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने
डिस्कशन की। उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर ने स्टेट गवर्नमेंट को कहा कि भाई हमें इस व्यक्ति की आवश्यकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को इस व्यक्ति की आवश्यकता है। तो बेसिकली ये पूरी जो एक कहानी मैंने आपको अभी बताने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है, उसमें मेन जो पॉइंट्स है वो ये है कि अभी तक सिचुएशन ऐसी ही थी कि किसी को अपॉइंट या फिर किसी को डिप्यूट जो है, ये डेप्यूटेशन हो या फिर अपॉइंटमेंट हो, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं वो मिलकर डिस्कस करके कंसल्टेशन से चीज़ों को सॉल्व करती है। और ऑफिसर जो हैं क्या वो राजी हैं, ये भी मैटर करता है। अगर ऑफिसर जो है वो राजी नहीं है, लेट्स से आप चाहते हैं कि मैं आपकी कंपनी में काम करूं, लेकिन मुझे आपकी कंपनी में काम करना ही नहीं है, तो फिर अगर आप, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है और आप मुझे वहां पर डाल देंगे तो ठीक है मैं काम कर लूंगा, लेकिन क्या वो जो एक एक्सेलेंस है, मेरा काम मैकेनिकल हो जाएगा, इट वॉन्ट बी आर्टिस्टिक। मैं करूंगा, करने की खातिर करूंगा, लेकिन जो मैं कर सकता हूं वो ऊंचाई तक मैं नहीं पहुंचूंगा क्योंकि मुझे, मेरी विलिंगनेस ही नहीं है। तो ये तीन चीज़ें, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट की का पॉइंट, स्टेट गवर्नमेंट का पॉइंट, और थर्ड जो है वो जो ऑफिसर हैं उसको जाना है नहीं जाना है, तो ये चीज़ों को देखा जाता था और उसके बाद डिसीजंस लिए जाते थे। अब रूल्स भी हैं ऑफ कोर्स, वरना फिर हमेशा के लिए ये चीज़ें चलती रहेगी कि मुझे यहाँ पर जाना है नहीं जाना है एक्सेट्रा। रूल्स भी हैं। रूल 6.1 जो है आईएएस कैडर रूल्स 1954, वो ये कहता है ए कैडर ऑफिसर में with the concurrence of the state governments concerned and the central government be deputed for service under the central government or another state government or under a company, association or body of individuals, whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the central government or by another state government, provided that in case of any disagreement the matter shall be decided by the central government and the state government or state governments concerned shall give effect to the decision of central government। बहुत ही इजी लैंग्वेज में ये जो रूल है आईएएस कैडर रूल्स 1954, ये कहता है कि किसी भी कैडर ऑफिसर को सरकार जब चाहे उस जगह पर, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के लिए हो, चाहे दूसरे स्टेट गवर्नमेंट के लिए हो, या फिर कोई भी सरकारी कंपनी या फिर ऐसी कंपनी जिसमें सरकार का शेयर है, वहाँ पर भी आपको ट्रांसफ़र किया जा सकता है। और अगर कोई डिसएग्रीमेंट होती है तो डेफिनेटली सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फाइनल डिसीजन है वही फाइनल रहता है। ऐसा रूल है, लेकिन प्रैक्टिस क्या है? प्रैक्टिस यह है कि कंसल्टेशन से सारी चीज़ों को किया जाता था। अब वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर का कहना यह है कि हमारे साथ किसी भी प्रकार का कंसल्टेशन जो है वो नहीं किया गया है। दूसरी चीज़, ये जो ऑफिसर हैं वो भी नहीं चाहते हैं कि कि वो सेंट्रल डेपुटेशन में जाए, क्योंकि एक तो बहुत कम लोगों को शायद पता होगा कि वो ऑलरेडी रिटायर होने को थे, उनकी सर्विस ख़त्म होने को थी, और 3 महीनों का उनको एक्सटेंशन दिया गया। और ये 3 महीनों का एक्सटेंशन दिया गया, और अब ये नई कंट्रोवर्सी जो क्रिएट हुई है, तो फिर उनको अर्जेंटली दिल्ली बुलाया गया है कि आप रिपोर्ट कीजिए, और उनको 3 महीने और, उनका जो रिटायरमेंट का पीरियड है वो 3 महीने और शायद इंक्रीज़ कर दिया गया है। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि उनकी दिल्ली में इतनी ख़ास रिक्वायरमेंट क्यों है, वाई ही इज़ अर्जेंटली रिक्वायर्ड इन दिल्ली, इसके बारे में भी कोई एक्सप्लेनेशन देखने को नहीं मिला। तो यहाँ पर ये जो पूरा एक सिनारियो है, एक कंट्रोवर्सी जो क्रिएट हुई है, इट इज़ मोर इम्पल्सिव। कल हम बात कर रहे थे कि पॉलिटिकल मास्टर को सर्व करना जो है वो उनकी ड्यूटी है, लेकिन उनके पॉलिटिक्स में पार्ट लेना ऑफिसर्स की ड्यूटी नहीं है। दूसरी चीज़ कि आपके पॉलिटिक्स की वजह से किसी ऑफिसर जो हैं उसके ऊपर क्रिएट हो रहा है प्रेशर, तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट ग्रेट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कि फ्यूचर में भी ऐसे कोई किस्से जो हैं वो ना हो। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट इंटरेस्टिंग आर्टिकल, ये हमारे नीति आयोग के जो सीईओ हैं अमिताभ कांत साहब ने ये आर्टिकल को लिखा है, टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है। अब हम सब जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन, और लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे बिजनेसेस जो हैं वो बंद हो गए, बहुत सारे बिजनेसेस ने करोड़ों का नुकसान किया, और सिर्फ भारत की बात नहीं है, दुनिया भर में यही स्टोरी चल रही है। ऐसे अंधकार के समय में
एक प्रकाश, एक आप कह सकते हैं टॉर्च की तरह बहुत सारी कंपनीज जो हैं, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स जो हैं, वो काफ़ी अच्छा बिजनेस भी कर रहे हैं, काफ़ी तरक्की कर रहे हैं, एंड दैट इज़ अ गुड थिंग। हमारे देश की बात करें तो अब हमारे देश में बहुत सारी यूनिकॉर्न्स आपको देखने को मिलेगी। व्हाट इज यूनिकॉर्न? एक ऐसी स्टार्टअप कंपनी एक स्टार्टअप कंपनी जो प्राइवेट कंपनी, राइट, एक प्राइवेट स्टार्टअप कंपनी जो है जिसकी वैल्यू $1 बिलियन की हो जाती है या फिर उससे ज्यादा, $1 बिलियन या ज्यादा। तो ऐसी जो स्टार्टअप कंपनी है, ऐसी जो नई कंपनी है जो लेट्स से 3 4 5 6 सालों से काम कर रही है और धीरे 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 ये कंपनी जो है उसकी वैल्यू $1 बिलियन तक पहुंच गई, तो ऐसी कंपनी को क्या कहते हैं? ऐसी कंपनी को कहते हैं यूनिकॉर्न। ये इसकी डेफिनेशन है, ध्यान रखिएगा। कई बार आपको इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि व्हाट इज ए यूनिकॉर्न कंपनी, तो जिसकी वैल्यू 1 बिलियन से, एक ऐसी स्टार्टअप एक प्राइवेट स्टार्टअप जिसकी वैल्यू 1 बिलियन से ज़्यादा है, दैट इज़ यूनिकॉर्न। अब एक टेक स्टार्टअप है जिसका नाम है जेटा, और ये जेटा जो है ये हमारे देश की लेटेस्ट यूनिकॉर्न बनी है, लेटेस्ट यूनिकॉर्न इन इंडिया, ऑलरेडी टेकिंग द 2021 टैली टू 13। हमारे देश में 13 ऐसी कंपनीज हैं, राइट, जो यूनिकॉर्न बनी हैं। और हमारे देश में मीन्स वी हैव मोर कंपनीज, लेकिन ये जो 2021 की बात करें, ऑलरेडी टेकिंग द 2021 टैली टू 13, तो हमारे देश में सिर्फ इस साल की बात करें, अभी हम 6ठे महीने में पहुंचे हैं, 5 महीनों के अंदर हमारे देश में टोटल 13 कंपनीज ऐसी हैं जो यूनिकॉर्न स्टेटस अचीव कर पाई है। क्रेडिट सूजी का एक रिपोर्ट आया है, मार्च 2021 में इसको रिलीज किया गया, कि बहुत सारी नई चीज़ें हमारे देश में जो हुई। एक तो फंडिंग का तरीका चेंज हुआ है, नए रूल्स एंड रेगुलेशंस आए हैं, बिजनेस का एनवायरनमेंट जो है वो काफ़ी चेंज हुआ है, और इन सारी चीज़ों की वजह से 100 से भी ज़्यादा यूनिकॉर्न्स हमारे देश में हैं, और इनकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है कंप्लीट, ये 100 से भी ज़्यादा जो यूनिकॉर्न्स हैं, इनकी मार्केट कैपिटल जो है वो है $240 बिलियन। और दुनिया में यूनिकॉर्न्स की बात करें तो 3rd लार्जेस्ट नंबर जो है वो भारत का है। कितने सारे नए एंटरप्रेन्योर्स, कितने सारे नए बिजनेस पर्सनल जो हैं ऐसे दे आर एंटरिंग इन द फील्ड, और वो तरक्की कर रहे हैं। और आप देखिए नई टेक्नोलॉजी भी आज हमारे जीवन में आ चुकी हैं, कितनी सारी चीज़ें जो हैं वो हम घर बैठ के कर सकते हैं। इसके अलावा आधार कार्ड की सिस्टम, जैम ट्रिनिटी है, यूपीआई प्लेटफॉर्म। ट्रस्ट मी, यूके जैसे देश के पास ऐसी चीज़ नहीं है जो भारत में हम जो ये यूज़ कर रहे हैं ना, वी आर यूजिंग दिस थिंग, दिस पेटीएम एंड फ़ोन पे और गूगल पे एक्सेट्रा। तो ये चीज़ें जो हैं वो यूके जैसे देशों में शायद टेक्नोलॉजी होगी उनके पास, बट जैसा हम इस्तेमाल करते हैं इस चीज़ का, उतना ज़्यादा वहाँ पर इस्तेमाल, आज भी वहाँ के लोग जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो वायरलेस कार्ड आता है, उसका इस्तेमाल, वाईफाई टाइप ऑफ कार्ड जो आता है, जो आप टच करके पैसे पे कर सकते हैं, तो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर हम ये QR कोड स्कैन करके पैसे देने लगे हैं। तो वो ज़माना धीरे धीरे जा रहा है कि पहले बहुत सारी ऐसी एक्साइटिंग चीज़ें वेस्टर्न वर्ल्ड में होती थी, लेकिन आज ये सारे बदलाव जो आए हैं, तो इसकी वजह से हमारे देश में भी हम ये सारी चीज़ें देख पा रहे हैं। दूसरी चीज़, COP21 यानी कि ये पेरिस क्लाइमेट चेंज, और पूरी दुनिया में जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है और पेरिस क्लाइमेट चेंज के जो कमिटमेंट्स हैं, तो उसके लिए भी हमें नई नई कंपनीज, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी की कंपनीज हैं, तो ये सारी कंपनीज में भी नई जॉब्स क्रिएट हो रही है, नए नए इनोवेशंस ये सारी कंपनीज भी ला रही हैं। फिर फाइनेंशियल टेक, फिनटेक, एड्यूटेक, लॉजिस्टिक्स, रिन्यूएबल एनर्जी, ये सारी चीज़ों में रेवोल्यूशन हो रहा है, और अब हमें फोकस करना चाहिए सनराइज सेक्टर्स के ऊपर। सनराइज सेक्टर्स यानी कि जिनोमिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लीन एंड कनेक्टेड मोबिलिटी, ग्रीन हाइड्रोजन, एडवांस सेल केमिस्ट्री, ये कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं या फिर कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं
जिसने अभी शुरुआत की है, इसका भविष्य जो है वो काफ़ी अच्छा होगा। तो ये एक रेवोल्यूशन आया है हमारे देश में, तो दिस इज़ अ वेरी गुड साइन, वेरी गुड थिंग। ये इकोनॉमी के साथ जुड़ा हुआ एक टॉपिक है। टीनियस रिवाइवल, ये भी इकोनॉमी के साथ जुड़ा हुआ टॉपिक है। द हिंदू का एक आर्टिकल है, नेशनल इनकम एस्टिमेट्स जो एनएसओ ने रिलीज़ किया, तो इससे हमें ये पता चलता है कि जीडीपी जो है वो फाइनल क्वार्टर में, हम लास्ट ईयर की बात करें 2020 2021, तो इसका जो लास्ट क्वार्टर है जनवरी फरवरी मार्च, तो इसमें हमारी जीडीपी जो है ये 1.6% से एक्सपांड हुई। पूरे साल की बात करें तो पूरे साल की सिचुएशन ये है कि इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हुई बाय 7.3%। गवर्नमेंट का एस्टिमेट ये था कि 8% से कॉन्ट्रैक्ट होगी, लेकिन ये फाइनल क्वार्टर और दूसरे क्षेत्रों में अच्छा परफॉर्मेंस होने की वजह से ये माइनस का जो आंकड़ा है या फिर ये कॉन्ट्रैक्शन जो है वो कम हुआ। होटल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग, ये सारे क्षेत्र ऐसे थे जो काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट हुए, यानी कि माइनस में रहे। एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग जो है इसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा, राइट, ग्रोथ का रहा, यानी कि पॉजिटिव में रहे, ब्लू में रहे, और ये सारे जो सेक्टर्स हैं, इंडस्ट्री है, ये सारे इंडस्ट्री और सेक्टर रेड में रहे। ऑन द एक्सपेंडिचर साइड, private consumption spending appeared to have rebounded to growth for the first time in 4 quarters, posting an expansion of 2.7 that moderated the full year's contraction to 9.1. Private consumption spending मैं और आप जो चीज़ें खर्च करते हैं, मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ और लेट्स से मेरा कंप्यूटर ऑन है, एयर कंडीशनिंग ऑन है, राइट, तो आई एम यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, मैं खर्च कर रहा हूँ अभी। फिर आई विल हैव माई मिल्क, आई विल हैव माई टी, आई विल हैव माई फूड, ये वो एक्सेट्रा। तो सारी चीज़ों के ऊपर मैं, कितनी सारी चीज़ें हम यूज़ करते पूरे दिन में। यू आर यूजिंग योर सोप, शैम्पू, सैनिटाइज़र, खाना पीना, पेट्रोल एक्सेट्रा। तो ये सारा जो आपका प्राइवेट कंजम्पशन है, एक एक व्यक्ति का ऐसा प्राइवेट कंजम्पशन आप इमेजिन कीजिए, जब ये बढ़ता है, अगर आपको काम के लिए 10 बार बाहर जाना पड़े तो you'd be using your tires, your motorcycle, your petrol, and you'd be using road. कितनी सारी चीज़ें आप कंज्यूम करेंगे। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जो हैं, ये सबसे बड़ा आप कह सकते हैं बूस्ट दे सकती है। जितना प्राइवेट कंजम्पशन बढ़ता है उतना इकोनॉमी की जो एक स्ट्रेंथ है, या फिर इकोनॉमी की जो एक व्हाट इज़ द राइट वर्ड, उसकी वाइब जो है वो आपको फील होने लगती है। लेकिन जब कोविड-19 और इन सारी सिचुएशन में तो हम कहीं जा नहीं सकते, तो बहुत सारे हमारे जो खर्च हम करते थे वो सारे खर्च ऐसे ही बंद हो गए, कम हो गए। और फिर जो ये सेकंड वेव आई, सेकंड वेव की वजह से जो डिमांड में थोड़ा बहुत हमें एक अप देखने को मिला था वो भी ड्रॉप हो गया। तो दिस इज़ द प्रॉब्लम। तो यहाँ पर बात ये बताई है कि कंज्यूमर, जो प्राइमरी कंज्यूमर सेंटिमेंट है, मैंने कई बार बताया है कि इकोनॉमी जो है वो सेंटिमेंट के ऊपर भी काम करती है। तो सेंटिमेंट अभी फ़िलहाल मैं अगर कहूँ तो सेकंड वेव की वजह से लोग जो है वो इतने ज़्यादा फ़िलहाल कॉन्फिडेंट नहीं है। उनका जो कॉन्फिडेंस है वो मीन्स खर्च करने के लिए लोग तैयार नहीं है फ़िलहाल। तो ये एक नेगेटिव बात है इकोनॉमी के लिए। जो मैंने एग्जांपल दिया उसके साथ इसको इसके सामने रखकर इसको सोचिएगा कि जब लोग खर्च करने के लिए तैयार नहीं हैं, इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है, तो जॉब्स जनरेट नहीं होगी और नया बिजनेस जनरेट नहीं होगा, नए ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे। तो ये चीज़ को सॉल्व करने के लिए सरकार को पैसे खर्च करने पड़ेंगे। सरकार को एक स्टिमुलस पैकेज रिलीज करना पड़ेगा, एक नया इंजेक्शन देना पड़ेगा इकोनॉमी को। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले की बात है, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि अभी कुछ टाइम पहले ही, मीन्स अभी बजट के जो पैसे हैं, बजट में जो पैसे एलोकेट किए हैं, तो अब इसकी इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगी। तो वी शुड वेट, एक और स्टिमुलस पैकेज की जगह पर जो बजट के पैसे हैं वही मार्केट में अब आ जाएंगे। अब देखते हैं आगे क्या होता है। व्हेन टू इज़ टू लिटिल, चाइना ने अपनी जो 1 चाइल्ड पॉलिसी है उसको अमेंड किया था, फिर वो 2 चाइल्ड पॉलिसी लेकर आए, और अब चाइना जो है वो 3 चाइल्ड पॉलिसी
चाइना ने इंट्रोड्यूस की है। क्यों? क्योंकि चाइना की पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर जो है वो ख़राब हो गया है, तो इसको इम्प्रूव करने के लिए। दूसरी चीज़, चाइना में एजिंग पॉपुलेशन, यानी कि वहाँ पर ज़्यादातर लोग जो हैं अब वो 45 प्लस हो चुके हैं, और कंट्री के ह्यूमन रिसोर्स एडवांटेजेस के लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि एक फ़ाइन बैलेंस हो आपके आपके देश में। बूढ़े लोग भी हो, जवान भी हों, बच्चे भी हों, यू नीड ऑल दिस अलग अलग कैटेगरी के लोग। अब चाइना में 264 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनकी एज 60 या फिर उससे ज़्यादा है। इसमें बढ़ोतरी हुई है, और चाइना की टोटल पॉपुलेशन का 18.70% जो है वो 60 प्लस वाली पॉपुलेशन है, एल्डरली लोग हैं। दूसरी चीज़, फर्टिलिटी रेट जो है वो चाइना में ड्रॉप हुआ, यानी कि अब नए जो बच्चों का जन्म होता है उसका रेट कम हुआ। तो धीरे धीरे चाइना जो है वो ऐसा देश बनने लग गया है कि वो धीरे धीरे बूढ़ा होता जा रहा है। तो इस चीज़ को चेंज करने के लिए चाइना जो है वो एक नई चीज़ लेकर आया कि अब 3 चाइल्ड पॉलिसी, कि आपके 3 बच्चे भी हो सकते हैं। 2013 में चाइना ने उन कपल्स को खास करके जिन जो लेट्स से अगर आप अपने माता पिता के एक बच्चे हैं, तो फिर आप या फिर आपकी वाइफ या फिर आपके हस्बैंड, जो भी कॉम्बिनेशन में आप सोचे, तो अगर हस्बैंड एंड वाइफ में से कोई भी एक भी अगर सिंगल चाइल्ड है, तो फिर वो डबल चाइल्ड उनके हो सकते हैं, 2 बच्चे उनके हो सकते हैं। ऐसी पॉलिसी लेकर आया, लेकिन इसका कोई खास फ़ायदा नहीं रहा। इकोनॉमिस्ट का कहना यह है कि पहले जो वहाँ पर 1 चाइल्ड पॉलिसी थी, फिर जो 2 चाइल्ड पॉलिसी या फिर 2 चाइल्ड पॉलिसी जो लेकर आया, तो 2 चाइल्ड पॉलिसी फेल क्यों रही? क्यों अब 3 चाइल्ड पॉलिसी लेकर आने की बात हो रही? क्योंकि जिन लोगों के लिए 2 बच्चे अगर उनके हैं और खर्च का इसका उनके 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 पास इतने पैसे हैं कि उनको फ़र्क नहीं पड़ता है कि अगर 2 बच्चे हैं, 2 बच्चों की स्कूल के पैसे, जो भी खाने पीने के एक्सेट्रा के पैसे जो हैं, इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे लोगों ने जो हैं वो 2 बच्चे पैदा किए, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने 1 बच्चा भी फिर पैदा नहीं किया। तो ये कहना है वहाँ के इकोनॉमिस्ट का। दूसरी चीज़ कि एजुकेशन, हेल्थ, स्किल, ये सारी चीज़ें जो हैं वो सरकार को उठानी चाहिए, क्योंकि देखिए सरकार भी एट द एंड ऑफ द डे हम सिटीजन्स तो होते ही हैं, लेकिन इसी के साथ साथ ह्यूमन रिसोर्स भी है। तो सिर्फ वोट के लिए नहीं, लेकिन नोट के लिए भी, इन द सेंस के इकोनॉमी की तरक्की के लिए, ओवरऑल देश की भलाई के लिए भी आप कह सकते हैं कि अगर लोगों को एजुकेशन मिले, ये सारे जो स्टार्टिंग के टाइम पर खर्च है, डिलीवरी का खर्चा, खाने पीने का जो खर्च है एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें अगर सरकार से सपोर्ट मिले, मैं भारत की नहीं, मैं ओवरऑल किसी भी देश की बात कर रहा हूँ, तो ये अगर चीज़ें मिलती हैं तो फिर जो पॉपुलेशन जो है मीन्स एनकरेजमेंट मिलता है लोगों को बच्चे पालना जो है वो हेडेक नहीं लगेगा, वो लगेगा कि दैट इज़ अ वेरी नेचुरल थिंग, उनको लगेगा। लेकिन जब उनको हेडेक लग रहे हैं तो दे विल रेजिस्ट कि भाई अभी मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए, अभी मुझे ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए एक्सेट्रा, और उसमें ही फिर धीरे धीरे फर्टिलिटी जो है वो ड्रॉप हो जाती है। तो दैट्स द थिंग। और दूसरी चीज़ कि चाइना कहता है कि फैमिली प्लानिंग और इन सारी चीज़ों को सपोर्ट करता है, लेकिन जो शिंजियान रीजन है वहाँ पर विगर मुस्लिम्स जो हैं उनकी सिचुएशन जो है, उनको अगर देखें तो वहाँ पर टोटली फर्टिलिटी कंट्रोल करने की भी कुछ स्टेप्स जो है वो चाइना उठाते रहता है। जंक दैट लॉ, टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है, जो सेडिशन का लॉ है उसके ऊपर एक अच्छी खबर ये है कि अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो सेडिशन के लॉ, जो सबसे ज़्यादा हमारे देश के वर्स्ट लॉज में से हैं और बहुत ज़्यादा इसको मिसयूज़ किया जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट की बेंच जो है इसको एग्जामिन करने वाली है, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को देखा जाएगा, और दूसरी चीज़ कि इसके ऊपर लिमिट्स रखी जाएगी। तो दैट विल बी अ गुड थिंग, खास करके जो न्यूज़ और प्रेस में काम करते हैं, कितने सारे जर्नलिस्ट, कितने सारे न्यूज़ आउटलेट्स के ऊपर सेडिशन यानी कि राजद्रोह, देशद्रोह के आपने सरकार के खिलाफ काम किया, आपने सरकार के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिए, ये वो एक्सेट्रा चीज़ें लगाकर फिर लोगों को परेशान किया जाता है। तो ऐसे लॉज का मिसयूज़ जो है वो काफ़ी हुआ है हमारे देश में। और क्या आप जानते हैं इसकी मैक्सिमम पनिशमेंट क्या है? मैक्सिमम पनिशमेंट इज़ लाइफ इन प्रिजन, आजीवन कारावास, यू विल बी देयर फॉर एवर। सो
ऑफ कोर्स इसमें बदलाव की आवश्यकता है। दूसरी चीज़, सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच थी, केदारनाथ सिंह जजमेंट, 1962 का एक फेमस जजमेंट है। तो इसमें इस जजमेंट में बताया गया है कि ये लिमिटेशन जो फ्री स्पीच है, प्रोविजन साइलेंसेस द लिमिटेशन फ्री स्पीच, ये जो सेडिशन के लॉ हैं वो आपकी फ्री स्पीच को बंद कर देता है। आपकी जो लेजिटिमेट आपका जो लेजिट अधिकार है फ्री स्पीच का, तो उसको उसको लिमिट कर देता है, उसको रोक देता है, उसके ऊपर एक कैप लगा देता है ये सेडिशन का लॉ। और कन्विक्शन रेट जो है वो इसके बहुत कम है, लेकिन कन्विक्शन के लिए नहीं, आपको परेशान करने के लिए, आपको आपके कुछ 5-10 साल बिगाड़ने के लिए ऐसे केसेस जो हैं वो कई बार पॉलिटिकल मोटिवेशन से किए जाते हैं। इसी प्रकार के कुछ लॉ हैं, यूएपीए, एनएसए, जिनका भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है अलग अलग जगहों के ऊपर। तो इसके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए। एंड दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड डियर फ्रेंड्स। बहुत सारी चीज़ें आज हमने डिस्कस की, इज़न्ट इट? कल जो मैंने प्रश्न पूछा था उसका आंसर आपकी स्क्रीन के ऊपर है। दिस इज़ अ न्यू क्वेश्चन फॉर यू एंड आई विल सी यू लेटर। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।